नमस्कार फ्रेंड्स। जो बच्चे मेरे वीडियोस देख रहे होंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑटिज्म। तो उस कड़ी के साथ अगला वीडियो जो आज है वो भी ऑटिज्म के ऊपर है। तो फ्रेंड्स, वी हैव टॉक्ड अबाउट डायग्नोसिस ऑफ ऑटिज्म. वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट हाउ टू डायग्नोस चिल्ड्रन हैविंग ऑटिज्म, द स्केल्स फॉर असेसमेंट एंड ऑल दैट. So once the child has been diagnosed कि बच्चे को ऑटिज्म है, he comes in the category of ASD, तो हमारा क्या फर्ज बनता है as a teacher? Obviously, we have to teach and train him. Yes, so how do we do that? So like any other disability we had been talking about ID, तो हम उसका क्या करते हैं? फंक्शनल असेसमेंट, राइट? फंक्शनल असेसमेंट क्यों करते हैं? ये जानने के लिए कि उसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, ओके, व्हाट इज हिज करंट लेवल, और फिर क्या क्या चीजें हैं जो उसको अभी नहीं आती और जो उसके लिए बहुत जरूरी है इस समय. तो उसके लिए असेसमेंट करते हैं, दैट ऑल्सो वी हैव टॉक्ड अबाउट. और फिर हम गोल सिलेक्ट करते हैं और गोल सिलेक्ट करके हम आईपी बनाते हैं, राइट? दिस इज द प्रोसेस वी फॉलो इन स्पेशल एजुकेशन. सो द सेम वी फॉलो विद चिल्ड्रन विद ऑटिज्म ऑल्सो. तो आफ्टर असेसमेंट, अब जब आईपी बना रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम इन बच्चों को पढ़ाएं कैसे. तो वो कैसे पता चलेगा कि टीचिंग स्ट्रैटेजीज कौन कौन सी हैं. तो आज हम टीचिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करेंगे. जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज फॉर चिल्ड्रन विद ASD. तो बच्चे, जैसा कि आप, आई थिंक यू विल बिलीव व्हाट व्हेन आई से दिस, कि कोई भी एक ऐसी अप्रोच नहीं है जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है या यूनिवर्सली सक्सेसफुल है. सो वी हैव टू फॉलो द एक्लेक्टिक अप्रोच. एक्लेक्टिक अप्रोच क्या होती है? कि बहुत सारी अप्रोचेज हैं सिखाने के लिए, राइट? जो आप पढ़ रहे हो अभी तक और भी पढ़ते जाओगे. तो टेक आउट द बेस्ट प्रैक्टिसेस and beliefs of each approach and see what is applicable for your particular child. Okay, so that is the thing a teacher has to always follow. So not a particular strategies, but a combination of all, so that is because we always follow the eclectic approach. So let's see. As you can see in this slide, as I just said, there is no universally effective behavioral intervention for autism. Okay, so we have to follow the eclectic approach. Okay, as I just said, the combination of all the approaches, which fits well the particular child you are teaching. Okay, now सबसे पहली जो अप्रोच जो मानी गई है वो है use of structure teaching. That's the approach which we follow कि children with autism के साथ एक structure teaching होनी चाहिए. इसका मतलब क्या है? Can anybody guess? स्ट्रक्चर टीचिंग जो है ये कहां से लिया गया है? टीच से लिया गया है. इट इज द की कंपोनेंट ऑफ टीच. टीच का फुल फॉर्म क्या है? एज यू कैन सी इन फ्रंट, ट्रीटमेंट एंड एजुकेशन ऑफ ऑटिस्टिक एंड रिलेटेड कम्युनिकेशन फॉर हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन. तो ये जो है ये डिस्कवर की गई थी, ये स्टार्ट हुई थी इन 1960 इन द यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना. ओके, सो ये जो अप्रोच है, ये अप्रोच कहते हैं कि बहुत ही सक्सेसफुल अप्रोच है फॉर चिल्ड्रन विद ऑटिज्म. कहते ही नहीं है, दिस इज अ रिसर्च बेस्ड अप्रोच जो कि ये यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना वालों ने रिसर्च करी और ये पाया गया कि ये इस अप्रोच को इस्तेमाल करने से ये जो सक्सेस रेट है ऑफ चिल्ड्रन विद ऑटिज्म वो बहुत बढ़ जाता है. सो दिस इज मेथड है, एविडेंस बेस्ड है. ओके, तो इसमें होता क्या है? इट फोकसेस ऑन विजुअल सपोर्ट, वर्क सिस्टम एंड फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन. तो ये बेसिकली बोलता है कि जो भी आपका इन्वायरमेंट है, जो बच्चे का इन्वायरमेंट है और जो बच्चे के जो विजुअल्स हैं और जो बच्चे का वर्क सिस्टम है, वो इस तरह से ऑर्गेनाइज हो, बहुत ही स्पष्ट हो, बहुत ही व्यवस्थित हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, जिससे कि बच्चे को सीखने में कोई दिक्कत ना आए. क्योंकि आपको पता है हमारे बच्चे व्हेन आई से हमारे बच्चे, आई मीन चिल्ड्रन विद ऑटिज्म, हमारे बच्चे जो है चेंज नहीं एक्सेप्ट कर पाते, और हमारे बच्चों को पहले से पता होना चाहिए कि वो क्या करने वाले हैं.
एकदम हम उनको कोई भी एक्टिविटी देने को नहीं कह सकते बिकॉज दे गेट वेरी एंग्शियस। ओके, तो उनको पहले से ही पता होना चाहिए कि आज वो कौन सा काम करने वाले हैं और कहाँ पर करने वाले हैं। तो कहने का मतलब क्या है, अब जब हमें ये पता है और हमें ये भी पता है कि ये हमारे बच्चे मोस्ट ऑफ देम बाय एंड लार्ज दे आर नॉन वर्बल, तो कौन सी टेक्निक हम यूज करें जिसके जरिए हम अपने बच्चों को सिखा पाए। तो ऑब्वियसली आप जब हम टेक्निक यूज करते हैं हम ये ध्यान करते हैं कि बच्चे का स्ट्रेंथ क्या है, राइट? तो उसको स्ट्रेंथ को यूज करके हम उसको स्ट्रैटेजी में यूज करते हैं। तो हमारे बच्चों की स्ट्रेंथ क्या है, as we discussed last time also कि they have very good visual spatial skills। visual spatial skills क्या होती है, हमारे बच्चों की जो विजुअल कहने का मतलब जो है वो उनका जो मेंटल मैप बनाने की शक्ति होती है वो बहुत अच्छी होती है। वो कोई भी चीज को देखते हैं तो एक मेंटल मैप बना देते हैं और उसी तरह से काम करते हैं। ये उनकी एक पोटेंशियल है, ये उनकी एक स्ट्रेंथ है, तो हमें उसको टैप करना है और उसी के जरिए इनको सिखाना है। दूसरा हमने देखा है कि जब हम उनको पिक्चर्स दिखाते हैं तो उनके दिमाग में एक पूरा सीन बन जाता है कि उनको क्या करना है। यू अंडरस्टैंड? सो दिस बीइंग देयर पोटेंशियल, दिस बीइंग देयर स्ट्रेंथ, वी शुड यूटिलाइज दिस टू टीच देम। सो दैट इज व्हाई वी से जो भी हम कर रहे हैं वो हमको दिखा के करना है। ओके, जो मैं कह रही हूं वो बच्चे कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते। सो हैविंग सेड दैट, जब हम स्ट्रक्चर टीचिंग यूज करते हैं, जो कि मैंने कहा बहुत ही स्पष्टीकरण, स्पष्ट रूप से बच्चे को दिखाते हैं कि क्या करना है उसे। जैसे कि मैं आपको सिंपल चीज बताती हूँ, अगर कोई और बच्चा हम क्लास में पढ़ा रहे हैं तो हम कहते हैं ठीक है चलो अपनी क्लास वर्क कॉपी खोलो और आज हम एडिशन करेंगे, and I start doing addition sums on the board और बच्चे will follow, right? But can we do this for our children? For our children with autism? No. There will be a chaos in the classroom. बच्चे बिल्कुल आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। ओके, उनको पहले से ही पता होना चाहिए कि आज मैम क्या कराने वाली है। से फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपको कुछ विजुअल्स में बाद में बताऊंगी, जब मैं विजुअल सपोर्ट के बारे में बात करूंगी। सिंपल बात बता रही हूँ कि बच्चे को पता होना चाहिए, मान लो मैं आज ये पजल कराना चाह रही हूँ, मान लो, तो ये मैं ऑल ऑफ ए सडन आके ऐसे नहीं बोलूंगी चलो आओ वहां से वो पजल उठाओ और आज आप ये करेंगे, मैं नहीं कह सकती। उसका डेस्क कहाँ पर है, वो कहाँ पे बैठा होएगा, अभी हम वो सब बातें करेंगे। ऑल आई एम सेइंग इज कि उसको ये पता होना चाहिए कि आज उसको ये काम करने हैं। अगर आप उसको ये काम करना है, ये लगा हुआ है, और बाकी उसको खुद पे खुद करना है। हैव टू फिक्स, सो ही नोज इन एडवांस व्हाट ही हैज टू डू। तो इसी तरह से मान लो ये करना है, ये हमने ये दिखाया आपको, बच्चे को ये जो है तरह तरह की दालों को अलग करना है, सॉर्ट करना है, तो पहले से पता होना चाहिए कि सॉर्ट कैसे करना है, मिक्स कहाँ है, एंड कहाँ होगा। और अगर मैंने बहुत सारी दालें दे दी तो बच्चा बहुत कंफ्यूज हो जाएगा, तो मुझे वो भी देखना है। और इसी तरह से मान लो ये है, अब मैं चाह रही हूं कि बच्चे को मैं बोलूं कि रेड यहाँ डालो, हरा यहाँ डालो, येलो डालो। यू थिंक am I correct? No, the child will get totally confused कि मैं क्या बोलने जा रही हूँ। So all the steps should be properly displayed। वो हम बात करेंगे जब विजुअल की बात करेंगे। तो कहने का मतलब स्पष्टीकरण। तो ये मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल के बारे में बता रही हूँ, जब मैं विजुअल्स के बारे में बात करूंगी तो मैं बहुत डिटेल में इसके बारे में बताऊंगी। अभी मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि जब हमारे पास प्रिडिक्टेबल इन्वायरमेंट होता है, प्रिडिक्टेबल मतलब स्पष्ट रूप से कि क्या करना है मुझे, अब क्या, what am I expected to do, कि मुझे करना क्या है। जब उसको ये पता होता है तो बच्चे में कोई भी एंजाइटी नहीं होती है काम करने की। उसको ये नहीं होता अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, उसके दिमाग में ये नहीं है। उसको पहले से ही पता है कि मेरे से ये एक्सपेक्टेड है कि मुझे ये सारे पजल के पीस 4 लगाने हैं, दैट्स इट। पहले से पता है उसको, मुझे यहां से स्टार्ट करना है, यहाँ पे फिनिश करना है। अगर ये उसको पता है तो उसको कोई एंजाइटी नहीं होगी।
अगर मैं ये पहले से नहीं बताऊंगी तो डेफिनेटली उसको एंजाइटी होगी। और इससे क्या होता है, बच्चे की एंगेजमेंट जो है हमने देखा है बढ़ती है। यू नो, ही इज एंगेज्ड विद गुड अटेंशन। और सबसे बड़ी बात जो है, इट एनहांस कम्युनिकेशन। यू नो, बच्चा इससे हमें कम्युनिकेट कर रहा है, ही इज नॉन वर्बल बट ही इज कम्युनिकेटिंग विद अस and without our prompts. So he is independent. We are making him independent of the adult prompts. टीचर की prompts के बिना बच्चा जो है इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है. So it is a way to proceed towards independent. तो ये बहुत ही, जैसा कि मैंने कहा, स्ट्रक्चर टीचिंग जो है, मेथड जो अप्रोच है, ये बेस्ड ऑन एविडेंस है, बेस्ड ऑन रिसर्च है, इज बीन फाउंड. You know, there's a track record of success in this approach, so it's been found very successful. Structure teaching के बहुत सारे components हैं. जो सबसे पहले component है वो है physical environment. तो आज हम physical environment के बारे में बात करेंगे कि जो उसका माहौल है, जो क्लास का माहौल है, जिस माहौल में वो काम कर रहा है, वो व्यवस्थित होना चाहिए, वो ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि मेरे कमरे में कहाँ पर क्या है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अनलाइक अदर चिल्ड्रन, ओके, हमारे आईडी वाले बच्चे भी, जो चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चे भी, दे अडेप्ट वेरी फास्ट. अगर मैंने एकदम आके बोला आज हम ये करने वाले हैं, तो दे मे नॉट क्रिएट प्रॉब्लम. बट आवर चिल्ड्रन विद ऑटिज्म, दे जस्ट डोंट लाइक थिंग्स विच आर all of a sudden happening. पहला क्या है, फिजिकल इन्वायरमेंट भी बहुत ही प्रिडिक्टेबल होना चाहिए. तो फिजिकल इन्वायरमेंट में क्या होता है, कहाँ बैठेगा, डेस्क पे बैठेगा, कितनी हाइट होगी उसकी, फ्लोर पे बैठेगा, ग्राउंड में बैठेगा, कि कहाँ पे बैठेगा. और ये डिपेंड करता है उसकी सिवियरिटी लेवल पे, माइल्ड है कि मॉडरेट है कि सिवियर है, उसकी उम्र के हिसाब से, एंड ऑल्सो द टाइप ऑफ एक्टिविटी. It is on desk activity or off desk activity. Is it a new skill or a learned skill he's practicing? Is it a co-curricular activity or it is a curricular activity? कि आपको फ्लोट चाहिए, कि आपको बाहर जाके करना है, कि आपको म्यूजिक रूम में करना है, कि आपको आर्ट एंड क्राफ्ट के रूम में करना है, उस हिसाब से पूरा फिजिकल अरेंजमेंट जो है वो हो जाएगा. इसके फायदे क्या क्या है? It has a strong influence on the quality of learning. हमने सब कुछ इतना स्पष्ट कर दिया है कि बच्चे को पता है कि उसने कहाँ बैठना है, कौन सी एक्टिविटी करनी है. तो उससे क्या होता है, उसकी जो प्रॉब्लम बिहेवियर है वो बहुत कम हो जाती है. ओके. इट ऑल्सो हैज द स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ऑन द मोटिवेशन लेवल, जो कि हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है बच्चों का मोटिवेशन को एलिसिट करना, यू नो, बच्चों की रिस्पॉन्स एलिसिट करना. तो जब ये सब अच्छे से हमने फिजिकल एनवायरनमेंट को ध्यान पहले से ही रखते हैं, तो बच्चा जो है मोटिवेटेड होता है टू लर्न. द क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड बाय द लर्नर इन द क्लासरूम एंड देयर क्लासरूम बिहेवियर ऑल्सो इज अफेक्टेड. ओके, सो ये फायदे हैं. अब कैसे होना चाहिए, हमने यहाँ पे पिक्चर लेके बताया. आप देख रहे हो, सब कुछ व्यवस्थित है. आप बच्चे का डेस्क देख रहे हो, बच्चे का ऊपर रैक देख रहे हो. सो क्लासरूम फर्नीचर एंड इक्विपमेंट कैसा होना चाहिए? टेबल चेयर मस्ट बी इन एप्रोप्रिएट साइज. ये नहीं बच्चा छोटा है और चेयर इतनी बड़ी कर दी या टेबल बड़ी कर दी. बच्चा बड़ा है और आपने छोटी चेयर पे लगा दिया क्योंकि आपके पास बड़ी चेयर नहीं थी. It should not, the child should be comfortable. You also, you know, they have sensory issues also. तो ये भी बहुत ध्यान रखना है कि कैसा फर्नीचर आप यूज कर रहे हो. I'll come to that. फर्नीचर जो है वर्सेटाइल होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है, मैंने अभी कहा ना, एक्टिविटी के हिसाब से क्लासरूम का अरेंजमेंट होना चाहिए. अब अगर आप 2 बच्चों की एक्टिविटी करा रहे हो तो फर्नीचर 2 के हिसाब से होगा. अगर सेमी सर्कल में करा रहे हो तो वैसे अरेंजमेंट. तो फर्नीचर ऐसा लीजिए विच कैन बी अरेंज्ड इन वेरियस वेज. और ड्यूरेबल होना चाहिए, इकोनॉमिकल इन नेचर होना चाहिए ऑब्वियसली, ताकि डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए डिफरेंटली उनको हम अरेंज कर सके. कहने का मतलब उठाने में आसान हो, डिफरेंटली अरेंज कर सके. ये सब बातें ध्यान में रखनी चाहिए.
पार्टीशंस, बच्चे को पता होना चाहिए ये मेरा प्ले एरिया है, ये मेरा पढ़ाई का एरिया है, ये मेरा स्टोरेज एरिया है। बहुत ही स्पष्टीकरण है, पार्टीशंस। बच्चे को इससे बाहर मुझे नहीं जाना है, ओके, ये मेरा प्ले एरिया, ये इसके बाहर प्ले नहीं हो सकता, और ये मेरा रिस्पाइट एरिया है, आई कैन डू एनी रिक्रिएशन विच आई वांट टू डू। ये सब स्पष्टीकरण होना चाहिए। वेंटिलेशन, एनफ लाइट इन द क्लासरूम। आपको पता है हमारे बच्चे दे आर सेंसिटिव, some are hypersensitive, some are hypersensitive to touch, light, sound, texture, everything. We all know, we have discussed that in the characteristics. So we have to be very careful, light बहुत ज़्यादा ना हो, light बहुत कम ना हो, तो ventilation का हमें बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। Next, the fan, noise. You know, as I said, they are sensory issues है। अब आपका AC चल रहा है और फैन चल रहा है, बच्चे को आवाज आ रही है बहुत, बिकॉज इज हाइपर सेंसिटिव। तो जब वो उससे डील कर रहा है तो वो आपके जो एक्टिविटी कर रहा है वो कैसे करेगा? तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। इज योर चाइल्ड कंफर्टेबल इन योर एसी रूम एंड द फैन का आवाज? तो अगर नहीं तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट, ओके। यू कांट जस्ट लीव दैट, यू नो, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल बिफोर टेकिंग द क्लास कि ये सब है कि नहीं। सब may have sensory issues. Teacher should decide whether to on AC or fan. Next, अब कौन सी एक्टिविटी बच्चा कर रहा है? स्पेस फॉर स्टोरिंग द TLM। बच्चे को पता होना चाहिए, एक तो ये स्टोरिंग, दूसरा है कि एक्टिविटी वाइज ये मोटर स्किल्स है, ये फाइन मोटर है, ये लैंग्वेज है, एक तो ये, और एक होता है स्टोरिंग स्पेस बच्चे के हिसाब से कि मनोज का ये बॉक्स है, ये काम करेगा, ये रीटा का बॉक्स है, ये वो काम करेगा। एवरीथिंग इज वेल लेबल्ड, ओके। और अगर अच्छा पढ़ नहीं सकता तो हम कुछ और, वो मैं विजुअल्स की बात करूंगी, सो ही विल मैच द विजुअल्स ओनली इफ ही कांट रीड, बट ऑल आई एम सेइंग इज व्यवस्थित, एवरीथिंग इज अरेंज्ड प्रॉपरली, नो क्लटर, because he will get very upset because of that. Next, okay, locker or drawer for keeping children's bag and again इसके नाम लिखे होते हैं, मुझे अपना बैग कहाँ पे रखना है, मुझे अपने शूज कहाँ पे लिखने हैं, everything is labeled। वो खुद पे खुद विजुअल्स देख के अपना वहां पे पहुंच जाए। खुद हमें लेवल देखना पड़ेगा कि बच्चा कौन से लेवल पे है, पढ़ने के लेवल पे है कि पिक्चर के लेवल पे है या कुछ आइकॉन्स के लेवल पे है। देन प्ले एरिया में भी ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। सो प्ले एरिया में भी वो कि जहां बच्चा जो है कैन हैव फन एंड स्पेंड क्वालिटी टाइम। कहने का मतलब क्या है कि उसको गिर ना जाए, चोट ना लग जाए। अगेन टेक्सचर कैसा होना चाहिए, अगर बच्चा हाइपर सेंसिटिव है या हाइपर सेंसिटिव है तो शायद वो ये भी सब ध्यान रखना चाहिए कि झूले में ये लगा हुआ है तो वो कैसा लगा हुआ है, इज द चाइल्ड कंफर्टेबल इन दैट। सो ऑल दिस प्ले एरिया ऑल्सो शुड बी प्रॉपरली थॉट ऑफ, ओके। देन वॉल का कलर एंड डेकोरेशन। अक्सर लोग कहते हैं कि बच्चों के कमरे सजे होने चाहिए, दो शुड लुक नाइस लाइक दिस, यू नो, इतनी डेकोरेशन होनी चाहिए, कोई बाहर से आए तो बहुत अच्छा लगना चाहिए। यू एग्री विद दैट? नो, स्पेशली विद चिल्ड्रन विद ऑटिज्म, बिकॉज वी जस्ट सेड दे हैव सेंसरी इश्यूज। तो कई बच्चे बहुत सारे जब कलर्स हो जाते हैं दे गेट डिस्ट्रैक्टेड, बहुत सारी चीज हो जाती है तो दे गेट डिस्ट्रैक्टेड। तो जो काम आप करा रहे हो वो ये नहीं देखेंगे, वो उनको देखने लग जाएंगे। तो हम बारी बारी ये कह रहे हैं, इट इज अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड्स लेवल, हिज यूनिक नीड्स, इज चाइल्ड स्पेसिफिक, okay? So some children with autism in spectrum are sensitive to color, texture, sound। मैंने जैसे सब बताया कि ये कलर है, टेक्सचर है, तो टीचर को बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए कि वो कैसे अपनी क्लासरूम को डेकोरेट करे, ओके। ये नहीं कि पढ़ाने के टाइम में अपना पूरा इन्वायरमेंट, फिजिकल इन्वायरमेंट की हम बात कर रहे हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम और बच्चों के लिए इतना ध्यान नहीं रखते हैं। दैट्स व्हाई, यू नो, इन मोस्ट ऑफ द स्कूल्स यू वुड हैव सीन देयर इज अ स्पेशल
autism resource room, because we keep all these things properly. This is your individual desk, this is your group table, and this is a place where you can take a respite. This is a place where you can do your practice your learned skill. You know, all those things. This is your visual schedule, and all those things are well laid in advance. So next is visuals. How do we use visuals? So this also comes under structured teaching, but we'll talk about visual in my next video. So till then, I think you just practice what are the things which are very important when we are teaching children with autism to keep in mind in the environment. What kind of environment we should have for teaching children with autism. तो आज के लिए इतना ही. We'll talk about other strategies in my next video. Till then, namaskar.